अच्छा वो बीच में पेज है, देख लो। मेम साहब बहादुर जी, आप लोगों ने 200 रुपया दिया, इन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया। ये मिला ऐसी गंदी मजाक मेरे सामने मत किया करना। चलिए, तो अब देखिए, तो पहला का तो हो गया जी सबको जी। तो एक स्थान तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं सबको। देखिए दूसरा का हो जाएगा डी नंबर जी, है ना, 2 का डी। बोलेगा तो अंबु को भी जोड़ हो जाएगा, ठीक है, अंजू को भी जोड़। किसका? एथलेटिक महासंघ का, आयोग का, एथलेटिक आयोग का। और महासंघ का बोलेगा तो यही बहादुर सिंह साहब। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिए 2 का हो गया जी आपको डी नंबर, और 3 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है। 4 का सी, कोई दिक्कत नहीं, सब तो सिंपल सिंपल है, ठीक है। 5 का देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाएं लंबवत गतिमान होने के अनुसरण करता है। तो कैसा जी? द्वितीय पथ का। कैसा करता है जी? द्वितीय पथ का करता है। आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसे पर लगने वाला बल वेग के लंबवत होता है, जिसके कारण इस कण का पथ द्वितीय होता है। इसमें बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सही बात है जी। विद्युत पथ पे घूमेगा तो हमेशा 90 डिग्री घूमेगा जी, लंबवत, जिस कारण से कार्य शून्य होता है और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कार्य शून्य हो, द्वितीय पथ पे करेगा तो डिस्प्लेसमेंट शून्य, तो कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक, गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्हीं के कारण आवेश के कण द्वितीय पथ पर गतिमान करता है, जिसके कारण संवेग की दिशा बदलती रहती है, लेकिन परिणाम नहीं बदलता, परिणाम वही रहता है। अब देखिए 6 नंबर क्या है? किसी बाह्य चुंबक को आवेशित कण को कार्य बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 6 का डी हो जाएगा जी, कण के द्रव्यमान पर, कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्य बल निम्नलिखित में से कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो कण के आवेश पर करता है जी, कण का वेग पे करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पे करता है। कण का वेग भी और चुंबकीय क्षेत्र बीच का कोण है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसिव सुरंग का निर्माण कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो कितना मीटर लंबाई है? तो 22.13 किलोमीटर, 22.13 मीटर उस सुरंग की लंबाई है। चीन के झिंगियांग उदुकर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। चीन के झिंगियांग उदुकर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में तियानशान सेंगली सुरंग की विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसिव सुरंग, और अभी कौन है जी? तियानशान सेंगली सुरंग है। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को इस सुरंग का निर्माण हो गया था। इस सुरंग का निर्माण में तियानशान पोर्तो की यात्रा की अवधि 3 घंटे से घटकर 20 मिनट हो गई है। ठीक है, 3 घंटे से घटकर 20 मिनट हो गई है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गोथई बे सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ है जी? गोथाई स्विट्जरलैंड में। तो गोथई बे सुरंग स्विट्जरलैंड में, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, 8 का तो सी हो गया जी, 9 का डी, 10 का सी, ठीक है, 11 का ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सब में। अब देखिए 12 में क्या है? बिजली चमकने की आवाज़ इसके देखे जाने के 6 कटने के पास सुनाई देती है। यदि बिजली चमकने की दूरी 1020 मीटर है तो ध्वनि की चाल भाग क्या होता है? दूरी बटा समय, तो कर देंगे 170 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि माध्यम के बिना गमन नहीं कर सकता, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए जी। ठीक है, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर में क्या आता है? ध्वनि जो होता है क्या होता है? सघन और विरल में गमन करता है, सघन और विरल में। अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन सघन और विरल में। ठीक है, अब देखिए 13 में क्या है आपको? ठीक है, 13 में क्या है? अवकाशोत्तक एरोसोल टिश्यू डैश के बीच फिलर का काम करता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच काम करता है जी, है ना, फिलर उत्तक। ठीक है, एरियो उत्तक कई प्रकार के होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेलो, मास्ट सेलो और श्वेत कण। ठीक है, एरियोल उत्तक विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप में बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। लिम्फोसाइट्स का संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से है। लिम्फोसाइट्स का संबंध एंटीबॉडी
संश्लेषण से है। ठीक है, अब देखिए 14 के एक हो जाएगा जी, ब्राज़ील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के साझेदार देश के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। 14 के हो जाएगा जी, ब्राज़ील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स देश समूह में साझेदार के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान 9 ब्रिक्स साझेदार देश कौन है? नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सब है। कितना है जी? 9 गो है। ठीक है, लेकिन नाइजीरिया को शामिल करने के लिए घोषणा किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए साझेदार देश के में शिखर सम्मेलन मंत्री बैठकों की बैठक भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य, 10वां कौन बन गया जी? इंडोनेशिया बन गया है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएसए और इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्या है? तो ब्रिक्स का। ठीक है, हाँ लास्ट में इंडोनेशिया। हाँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था। ब्रिक्स का कब हुआ था जी? 16 जून 2009 को। ब्रिक्स का गठन पहली बार अनौपचारिक रूप से 2006 में G8 अब G7 हो गया है। से पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। दौरान भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील द्वारा किया गया था। इसका गठन भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया जी? 2010। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में। इसका मुख्यालय शंघाई चीन है जी। ब्रिक्स का तो वही है। ठीक है, ब्रिक्स का संगठन का अध्यक्ष ब्रिक्स के अल्फाबेट के क्रमानुसार पद्धति बदलते रहता है ना जी। आज ब्राज़ील किया तो कल रूस करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, इस तरह। हाँ, ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 41% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 41% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का वैश्विक व्यापार का 16% है। ब्रिक्स का वैश्विक व्यापार का 16% है। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा जी। 15 का बी 80 हो गया। 16 का ए हो जाएगा जी। 17 का बी, 18 का डी। 19 में देखिए कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करती है तो आघात उत्पन्न होता है जी। तरंग उत्पन्न होती है। आघात तरंगों में नियमित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? तो सोनिक बूम। क्या कहलाती जी? सोनिक बूम कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गतिमान होते हैं तो वायु में प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं। शॉक वेव दाबिश और निर्मित वायु अणुओं का एक शंकु बनाती है जो सभी दिशाओं में बाहर से पीछे की ओर चलती है और जमीन तक सभी तरह से फैलती है। 20 नंबर में क्या है? यदि किसी एसी जनरेटर में आर्मेचर तेजी से घुमाएंगे तो तेजी से घुमाने से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़े तो करंट बढ़ेगा, है ना। चलिए, एसी और ठीक है, एसी जनरेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जी। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पर काम करता है। एसी जनरेटर विभिन्न भाग है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर्मेचर होता है, प्राइम मूवर होता है, रोटर होता है, स्टार्टर होता है और स्लिप रिंग्स होता है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर से बेहतर होता है। एसी जनरेटर डीसी जनरेटर से बेहतर होता है क्योंकि यह सरलता से ट्रांसफार्मर द्वारा ऊंचाई और अपचाई में परिवर्तित हो सकता है। 21 में देखिए, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक, सही बात है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, सही है, दोनों सही है। अधिक उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक चाइना है। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश है, दुनिया में बोले तो ठीक है, अब चाइना। चीन रेशम, लोहा, सूती व सीमेंट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में, सर्वाधिक तांबा मध्य प्रदेश में। ठीक है, हालांकि है कहाँ जी? राजस्थान खेतरी में, है ना। उत्पादन होता है तांबा मध्य प्रदेश में। चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, चिली जो है विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। भारत में बॉक्साइट सर्वाधिक उड़ीसा में, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। बॉक्साइट किसका यक्स है? एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, डोलोमाइट। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिए 22 का डी हो गया जी। 23 का हो जाएगा सी नंबर, सबको हो गया।
अब देखिए 24 नंबर में क्या है, एक घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल इतना 48 वर्ग मीटर है, उस कमरे में कितनी लंबाई की छड़ है ना। तो आपको क्या पूछ रहा है, इतनी पूछ रहा है आपको, क्या बोलता है उसको, कितना आ सकता है? विकर्ण पूछ रहा है ना, विकर्ण ना पूछ रहा है जी। ठीक है, तो कमरे की लंबाई बराबर क्या होगा, √√L, मतलब √48 हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या होगा, 4√3 है ना। तो छड़ की लंबाई √3 × L चलिए, तो हो जाएगा √3 × 4√3, तो 12 हो जाएगा जी। चलिए 25 का देखिए, 2 घात 3 हो गया जी। ठीक है, तो इसका 15 हो जाएगा। 26 का हो जाएगा 10 डिग्री से कम। न्यूटन के शीतला नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु वातावरण के बीच तापमान होता है 10 डिग्री से कम। अधिक फोकस दिया है ना, 1/6। ई भी माइनस में, फोकस भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 34 का -1/3 हो जाएगा। आवर्धन बराबर -V/U। ठीक है, 27 का हो गया आपको डी नंबर। अब देखिए 28 में 27 से 30 जनवरी 2025 तक प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किस राज्य में किया गया जी। ठीक है, तो 28 का डी हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, यह गुजरात अनुसंधान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा और विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन देश को 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, तो प्रबंधक गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म ना, प्रबंधक गुजरात में। ठीक है, और जो स्टेचू बना है ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, नर्मदा नदी किनारे है ना, 181। ठीक है, ठीक है, 181 पढ़ने 82 कहीं लिखता है कहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 33 नंबर में। क्या है, 33 का सी हो जाएगा जब किसी धारावाही, अच्छा 32 का भी सी हो जाएगा जी, 31 का बी। ठीक है, ये सब हो गया सबको। अब देखिए 33 नंबर क्या है, जब किसी धारावाही चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। ये क्या होता है, तो बल का नियम, बल्ब देगा है ना, बल प्राप्त हो रहा है क्या, मोटर, बस से बायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम क्या, मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जी। अब विद्युत मोटर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, सही बात है। और दाएं हाथ से जनरेटर चलाते हैं, तो दाएं हाथ का नियम जनरेटर, बाएं हाथ से बच गया तो बाएं हाथ से मोटर। जब किसी आर्मेचर में उच्च चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है जिससे आर्मेचर की गति उत्पन्न होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा जी, तो 14/6.022 × 10⁻23। ठीक है, चलिए तो ये नंबर 34 का ये। मोलों की संख्या पर क्या होता है, दिया का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 ठीक है -31। ठीक है, -31 किसमें, केजी में, किसमें, तो 9.1 × 10⁻31 kg। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बोले तो -27। ठीक है, तो 1.66। ठीक है, 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, वही आपको ये तो हो गया प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का बोलिए तो 1.69। ठीक है, कुछ बढ़ा के बोलिएगा। ठीक है, कुछ बढ़ा के बोलना होगा आपको। ठीक है, चलिए विजय हाजरे ट्रॉफी कर्नाटक ने किसको हराया, तो विदर्भ टीम। विदर्भ किसका है जी, महाराष्ट्र, विदर्भ महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में ही है। और गुजरात का, गुजरात। ठीक है। ठीक है, यह ट्रॉफी कर्नाटक ने 5वीं बार जीता। यह ट्रॉफी कर्नाटक ने 5वीं बार जीता है। कर्नाटक का स्थापना 1956 में, गुजरात का स्थापना 1960 में। अब देखिए विजय हाजरे ट्रॉफी का फाइनल बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम किया गया। कहाँ गया जी, बड़ोदरा के, है ना। आज सबसे बड़ा स्टेडियम यही है जी, कोचना में कर नरेंद्र मोदी दाऊ है ना। ठीक है, सबसे भारत का ना। ठीक है, अभी राजस्थान में बन रहा है भारत का तीसरा, मतलब भारत का बोल रहे हैं, वर्ल्ड का तीसरा स्टेडियम राजस्थान में बन रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखिए
कर्नाटक में पहली बार 2013 से 14 में यह ट्रॉफी जीती गई थी। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से 3 में हुई थी। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से ये 3 में किससे हुई थी। समझते हैं? विजय हजारे ट्रॉफी तो क्रिकेट से, है ना, क्रिकेट से। अब देखिए ये टूर्नामेंट बीसीसीआई द्वारा आयोजित की गई। ये टूर्नामेंट किसके द्वारा जी? बीसीसीआई के स्थापना 1929 में, 1928 में। विजय हजारे बोलेगा तो 50 ओवर का, 50 हुआ, हाँ। सैयद मुश्ताक बोलेगा तो 20 ओवर का, और रणजी हो जाएगा। अभी सैयद मुश्ताक ना झारखंड जीता, हाँ 20 ओवर का है ना, ठीक है। अब देखिए टूर्नामेंट बीसीसीआई द्वारा आयोजित की गई। ये इसे रणजी के वन डे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो आयोजन हुआ था वानखेड़े में ना, हाँ ठीक है। अब देखिए 36 का ये हो जाएगा जी, 37 का हो जाएगा ये नंबर, सब हो गया ओके। अब देखिए 39 में क्या है? 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, बस खाली गुना भाग करना था, माइनस बनाया ठीक है। मैं जो भी है खाली गुना भाग करना है, इसमें कुछ करना है तो बनाया दीजिए। जो फास्ट गुना कीजिए। देखिए केरल में चावल उत्पादन हो गया जी 28 बटा 360 गुना 20,000 हो जाएगा। तो इस बी हो जाएगा 40 का बी। 41 का सी हो गया जी, 41 का सी हो गया ने। चलिए तो दोनों सही है। अब हम लोग छान मिल के लवण और जल बनता है ना। दूसरा नीचे लाइन में भी वही दे दिया है। चलिए अब देखिए 42 का है सबसे दुर्बल हम लोग बोलिएगा तो CH3COOH, ठीक है। हाँ नीचे है, जस्ट नीचे। 42 क्या हो गया? अब देखिए CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एसिटिक अम्ल होता है। इसमें हमने जो आंशिक रूप से आनिकित होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कम मात्रा में हाइड्रोजन देगा तो दुर्बल अम्ल, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन देगा तो प्रबल अम्ल। बहुत सुंदर। अब देखिए सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। जो अम्ल जल में पूर्णतः आनिकित होते हैं, फलतः वही संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं और प्रबल अम्ल देते हैं। HCl, H2SO4, मतलब कि NHO3, ठीक है। हाँ नाइट्रिक अम्ल HNO3। प्राय सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। 43 में देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में किसे विदेश मंत्री नियुक्ति किया गया जी? तो मार्को रूबियो को। विदेश मंत्री किसको नियुक्त किया गया जी? मार्को रूबियो को। वो अमेरिका के फ्लोरिडा के सीनेटर हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा के सीनेटर हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख मंत्री, ठीक है। अब देखो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी तो कैरोलिन लेविट, ठीक है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी तो कैरोलिन लेविट। और रक्षा मंत्री कौन है? तो पीटर हेंगस्टेक, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? माइकल वाट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 44 का भी हो जाएगा जी, है ना। चलिए अब देखिए 45 का तो हो गया सबको, ठीक है, खाली तीन सही है। 46 का हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए 47 का भी हो गया 65, है ना। 110 जब इधर है तो बचा क्या अंदर वाला 70, तो 35 पे तो हो जाएगा, है ना जी। 35 पे होगा जी, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला दे दिया था आपको 25, तो 25 पूरा हो गया 50, बचा क्या 130, तो 65। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 49 का ये हो जाएगा, 48 का डी, 49 का ये। 49 में क्या है आपको? आधुनिक और रासायनिक में सुमेध करना है। सबसे छोटा परमाणु लिथियम, उपधातु सिलिकॉन, सबसे धातु तत्व पैक्सीजियम, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन, है ना जी। पाँव त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर कम होता है और ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान बढ़ता है। जो बाएं से दाएं जाएंगे कमेगा बेसी होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे कमेगा बेसी होगा, ठीक है। उसका उल्टा कर देना है। जो बाएं से दाएं गए क्या हो, दाएं गए तो बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो घटेगा। बाएं से दाएं गए जो कम हो रहा है वो नीचे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पाँव त्रिज्या कितना होता है? मान कितना होता है पाँव त्रिज्या का? बता दी तुम केमिस्ट्री 10⁻⁻10, ठीक है। मीटर क्या है? मीटर, ठीक है, बहुत अच्छा मीटर, ठीक है, मीटर बोलना है, ठीक है। चलिए अब नाभिक का त्रिज्या ठीक है 10⁻⁻15,
10 का पावर माइनस नाभिक बड़ा 15 होता है। नाभिक बड़ा ना हुआ जी, क्या परमाणु नाभिक त्रिज्या का 10 पूछना। पे -15, नहीं नहीं ठीक ठीक सही बोलो सही बोलो। परमाणु का 15, माइनस माइनस में जो बड़ा रहेगा वो छोटा छोटा देखिएगा। हो जाएगा। -15 हो गया परमाणु का, नाभिक का -10। नाभिक बड़ा हो जाएगा। परमाणु का नाभिक छोटा नाभिक बड़ा होता है ना, उसके अंदर रहेगा परमाणु क्या चीज परमाणु की त्रिज्या -10। हाँ तो वही तो नाभिक का है गड़बड़ है तो। नाभिक अंदर ना हो जाता है जी। ये हो गया परमाणु, ये परमाणु हो गया, परमाणु की त्रिज्या ये हो गई और नाभिक ये हो गया। छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस बीच में तो बीचों बीच न्यूक्लियस के अंदर होता परमाणु। सुनिए सुनिए। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कहाँ थे जी, घबरा दिए 50 में, ठीक है। अब देखिए 49 हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 से, अच्छा चलिए बोल रहे तो चलिए 49 में क्या क्या होगा, 49 में क्या होगा, 22 दाएं जाने से क्या होगा बताओ जी। बाएं से हाँ घटेगा, क्या घटेगा, रेडियस हाँ रेडियस ठीक, और बोलो ऊपर से नीचे पर बढ़ेगा। और नहीं, पहले बाएं से दाएं बोलो ना, ऊपर से नीचे बाएं सब दाएं पहले क्या क्या आएगा। प्रॉपर्टी है? एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक मास। क्या ये भगवान ऐसे काहे बोल रहे, ये अब आप बोल लीजिए। बाएं से दाएं में अति रहेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा ठीक, और नीचे से ऊपर अरे एक तो बोलिए ना जी, और क्या है बाएं से और क्या क्या हो सकता है। और इसी हो सिर्फ जाएगा। बाएं से दाएं पूछना है हम। एटॉमिक रेडियस घटेगा और इसका मतलब क्या बोलते हैं, निगेटिविटी बढ़ेगा, अब ऋणात्मकता बढ़ेगी, धनात्मकता घटेगी, कोषों की संख्या समान है। कोषों की संख्या सेम रहेगा। हो जाएगा, धातु की ओर चल जाइएगा। धात्विक गुण घटता है। धातुविक गुण बढ़ेगा। क्या दोस्त केमिस्ट्री वाला क्या कर रहे हैं? उसी तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो उल्टा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इससे भी टॉपिक है 50 का। देखिए प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा गलत है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है ना जी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के संबंध में प्रमुख कथन निम्न है, ठीक है। इसमें जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है। इसमें पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण से संबंधित है। इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण ये गड़बड़ है। तो क्या होता है इसमें जी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु लेते हैं 6 और 12 को जल को, 6 और 12, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड का अणु और 12 को जल का अणु लेते हैं, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन का 6 और 6 को पानी, 6 को ऑक्सीजन का अणु और 6 को जल का अणु मिलता है, ठीक है। चलिए ये कब होता है, क्लोरोफिल के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए 51 में क्या है, 20 से 24 जनवरी तक 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कांच कांग्रेस सम्मेलन, कांच कांग्रेस सम्मेलन कोथा है, तो कोथा हुआ जी, तो कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता में हुआ जी आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हर साल 3 साल में किया जाता है जी, है ना। अच्छा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ जी, है ना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में गोकुलधाम तेजपाल विश्वविद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। 1980 में बहुत सुंदर। तुमुल कांग्रेस का 1998 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कांच हो गया, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 95 है ना, 95 बोले थे और आगे ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ICG का आयोजन CSIR CGCR द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो विज्ञान क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भटनागर पुरस्कार, इसकी स्थापना CSIR ने किया है, ठीक है, ठीक है। बड़े साइंटिस्ट को दिया जाता है ना। कलिंगा भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आप लोग, नेक्स्ट आते हैं नेत्र विज्ञान पेशी प्रकरण और त्वचा विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर से संबंधित अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित अध्ययन को किया जाता है, ठीक है। 52 का हो गया जी, तो पारिस्थितिकी बोलते हैं उसको, पर्यावरण और मनुष्य के बीच जो संबंध है ना। चलिए 53 का हो जाएगा जी आपको, 53 का ये बैठाना खाली,
54 का देखिए, 54 का हो जाएगा आपको बी नंबर जी, है ना। 55 का ए, चलिए 56 का सी, है ना। चलिए 57 का बी। नेहा हाइपरसिटी से पी थे तो उसको मिल्क को मिक्सा दीजिए ना, है ना। चलिए 10.4 होता है इसका मान जी, क्षारीय होती है। ठीक, चलिए टेबल साट NaCl को बोलते हैं जी, है ना। चलिए 58 में क्या है, 58 में निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है जी, तो मार्सिलिया। कौन नहीं है, मार्सिलिया। मार्सिलिया एक टेरिडोफाइटा समूह से है। मार्सिलिया और सिरेप्टोसिस जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग सब्जी के समूह में करते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइकोपोडियम जैसी टेरिडोफाइटा का प्रयोग बीजाणु दवाई के रूप में किया जाता है। लाइकोपोडियम जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग बीजाणु दवाई के रूप में किया जाता है। अस्फेगनम बायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अस्फेगनम बायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक के लेखक शेरपा अमिताभ कांत है। कौन है जी, शेरपा अमिताभ कांत हैं, ठीक, बहुत सुंदर। अब देखिए G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के पीछे कठोर प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन है। 60 का देखिए हो जाएगा, 60 का हो जाएगा सी नंबर। 61 का हो जाएगा ए नंबर। 62 का डी। 63 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 64 में देखिए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। इन संश्लेषित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से तरल अवस्था में मूल की ओर होता है, ठीक है। इन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की मुख्यतः चलनी नलिका और सहकोशिकाओं के माध्यम से होता है। फ्लोएम जो होता है 2 दिवसीय होता है, जाइलम 1 दिवसीय होता है, ठीक है। मूल रोम विद्या के कणों के बीच फंसे होते हैं तथा अच्छा पानी का शोषण, जल का शोषण कौन करता है, बढ़िया, हेयर रूट। जल का शोषण कौन करता है, हेयर रूट, ठीक है। अब देखिए मूल रोम मृदा के कणों के बीच फंसे होते हैं। इन कणों के चारों ओर जल स्थित जल की परत संपर्क में रहते हैं। इस जल की परत को केशिका जल कहते हैं। पादपों के मूल से उनके शीश तक रस गमन करके रसारोहण कहते हैं। अब देखिए 65 का तो हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए ये आत्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए 66 का हो जाएगा सी नंबर जी, है ना। मानव परिस्थिति तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुसफुस शिरा अंश शिरा में क्या था, फुसफुस शिरा क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। चलिए अब देखिए हाल ही में, अच्छा रुकिए इसको पढ़ते हैं। तो क्या फुसफुस शिरा अंश शिरा में अंतर है। फुसफुस शिरा हृदय और फेफड़ों के बीच परिवहन करता है, हृदय और फेफड़ों के बीच, ठीक है। फुसफुस धमनी दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। फुसफुसीय धमनी दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजनित होता है जहां ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त हृदय के बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी तथा धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब देखिए 67 का हो गया जी सबको, ना फ्लेमिंगो फेस्टिवल तो आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ 2025 में, ठीक है। ये क्या है, तो आंध्र प्रदेश में नेलापट्टू पक्षी अभियान के लिए फेस्टिवल का समापन आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू अभियान में हुआ है ना। और जो 4 वर्ष के अंतराल के बाद इस आयोजन को सफल पुनर्द्वार का प्रतीक है। 68 हो गया जी ए नंबर, 69 का भी ए, 70 का भी हो जाएगा जी, है ना। जाने में देर हो रहा है, एक रोड हुआ है तब ना, या दूसरा रोड तो फर्स्ट से निकल जाता। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। धारा की चाल दिया है तो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा जी। धारा के विपरीत बोले तो, ठीक है, तो 5/4 तो 1.5। नाव की चाल पर दोनों को जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के 2 के भागा, वही बोलता धारा की चाल तो दोनों घटा के 2 से भागा, ठीक है। अब देखिए 72 में क्या आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे अकार्बनिक कण प्रदर्शित करते हैं। कण और
तरंग की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए क्वांटम यांत्रिक मूलभूत सिद्धांतों में एक तरंग देवता है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केवल कण या तो केवल तरंग की तरफ व्यवस्था नहीं करते हैं, वे दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, कण के गुण भी और तरंग के गुण भी। अभी इन कणों का निश्चित द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उन पर आवेश हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वे स्थान में स्थानीयकृत हो सकते हैं। कणों के तरह टक्कर में ऊर्जा और संवेग का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, लुई डी ब्रोगली, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, लुई डी ब्रोगली, देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा। लुई डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि सभी गति के कण एक तरह के संबंध होते हैं जिसकी तरंगदैर्घ्य कण का संवेग और व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी होता है। एच क्या है? प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक का फॉर्म मान कितना होता है? 6/6 जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखिए प्रायोगिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन और व्यतिकरण जैसी तरंगीय परिघटनाएं दर्शाते हैं जो केवल तरंगों का गुण है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन इसी तरंग की प्रवृत्ति का परिणाम है। अभी 73 में क्या है? भ्रूण के लिए भोजन संगीत करने के लिए जनन को इसका कहा जाता है, तो मादा की हो जाएगा जी। भ्रूण का पोषण जरायु, एमियान और अपरा द्वारा होता है। भ्रूण का पोषण जरायु, एमियान और अपरा द्वारा होता है। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समशुद्ध विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है तथा अंत गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु स्थापित होता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न कर्मिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जनजनी स्तरों का निर्माण होता है। यह एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म होता है। बताइए एस्ट्रोजन का एटीपी ना, तो एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ होता है? गर्भाशय में। ठीक है, तो कार्पस लुटियम्स में। कहाँ पे होता है जी? कार्पस लुटियम्स में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 74 में क्या है? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला था अंडमान निकोबार जी, है ना। यहाँ कौन सा है ना हवाई अड्डा है? तो बीडी सागर हवाई अड्डा। ठीक है, अब देखिए यह तेल यूवी किरणों को त्वचा को सुभाष चंद्र बोस कहाँ है हवाई अड्डा? कोलकाता दमदम। ठीक है, कोलकाता में। बहुत सुंदर। अंडमान निकोबार में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान है। यह तेल यूवी किरणों और त्वचा को प्रदूषण से बचाता है। इस तेल में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल के गुण मौजूद होते हैं। वहाँ महिला और स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2025 को मन की बात 118वें एपिसोड में VCO के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर चर्चा किए थे। 75 देखिए भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को चुना गया। बहादुर सिंह सागू एक बार एशियाई पदक विजेता और 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन है। 2002 में बुसान एशियाई खेलों में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय एथलेटिक महासंघ की स्थापना 1946 में। चलिए हो गया।